वेलकम टू टैक्योन। एंड आज हम क्या करने जा रहे हैं? आज हम क्लास 12th का शुरुआत करने जा रहे हैं। जेई में ऑब्वियसली आप जानते हैं कि दो सेगमेंट्स हैं, 11th और 12th। तो 11th तो पूरा मैकेनिक्स बेस्ड है ना? उसी तरीके से 12th में भी जो पढ़ाई की जाती है उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है, उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, है ना? तो आज हम लोग इनिशिएट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। बट इन सब बातों को समझने से पहले आप सबसे बेसिक बात को समझें कि ये चैप्टर का जो सबसे बेसिक एलिमेंट है, जैसे कहते हैं ना कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, उसी तरीके से इस पूरे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में जो सबसे बेसिक एलिमेंट है वो क्या है? वो क्या है? आपके पीछे दिख रहा होगा, सबसे ऊपर लिखा है मैंने, चार्ज, है ना? चार्ज जो होता है ये सबसे बेसिक एलिमेंट होता है ना? तो चार्ज पे ही ये पूरी इलेक्ट्रोडायनेमिक्स दौड़ रही है। और ये चार्ज क्रिएट कैसे करते हैं ये सब हम देखेंगे फ्यूचर चैप्टर्स में। आपने पहले भी देखा होगा हाउ टू क्रिएट चार्जेस, है ना? चार्जेस को क्रिएट कैसे किया जाता है, रबिंग वगैरह से कर सकते हैं। वी विल सी दैट इन द फ्यूचर, दैट हाउ टू क्रिएट चार्जेस इन द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस सेगमेंट। बट लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड कि आप इस पूरे क्लास 12th की जर्नी में एक पूरी शानदार सी यूनिट है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, उसका जो सबसे बेसिक एलिमेंट है वो क्या है? चार्ज। ठीक, जैसे हम बोलते हैं कि मैकेनिक्स है जो अपना 11th में पढ़ते हैं हम, उस मैकेनिक्स का सबसे बेसिक यूनिट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। जैसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट से क्या बनता है? वेलोसिटी। वेलोसिटी से क्या बनता है? एक्सेलरेशन, है ना? सारी चीजें मैकेनिक्स पे अगर देखें आगे बढ़ते जाए तो सबसे बेसिक एलिमेंट डिस्प्लेसमेंट होता है मैकेनिक्स का। उस तरह से पूरे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का जो सबसे बेसिक एलिमेंट है वो चार्ज है। ठीक है ना? अब आगे की बात हम लोग करते हैं कि ये चार्ज जो है, ये चार्ज कि कैसे कैसे इन चार्जेस पे स्टडी की जाती है। तो मैं इसको इस तरीके से देखता हूं कि ये चार्ज तीन टाइप में इसको डिवाइड किया मैंने। कैसे? एक ऐसा हो सकता है कि चार्ज रेस्ट पे हो। क्या हो सकता है? चार्ज चार्ज इज एट रेस्ट, है ना? चार्ज इज एट रेस्ट। अगर चार्ज रेस्ट पे होगा तो मालूम है कितने चैप्टर्स है इस पे? यूनिट्स, चैप्टर्स जिसको बोलते हैं। तो कितने चैप्टर्स होते हैं वेयर द चार्जेस विल बी एट रेस्ट? नाम में क्लियर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 और कैपेसिटर। ये तीन चैप्टर्स जो हैं, इन चैप्टर्स में चार्जेस क्या होंगे? रेस्ट में होंगे, है ना? तो चार्जेस विल बी एट रेस्ट इन थ्री चैप्टर्स। दो थ्री चैप्टर्स आर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 एंड कैपेसिटर। फिर चार्ज रेस्ट पे रहते रहते थक जाएगा तो फिर चलना स्टार्ट करेगा। चलना स्टार्ट करेगा तो कांस्टेंट वेलोसिटी में पहले चलेगा। तो जब चार्जेस कांस्टेंट वेलोसिटी में चलने लगेंगी तो कुछ चीजें होती हैं, जैसे आपने सुना होगा क्लास 10th में करंट इलेक्ट्रिसिटी, कि करंट क्या होती है? करंट इज नथिंग बट रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। अगर चार्जेस दौड़ते हैं तो क्या प्रोड्यूस होता है? करंट, है ना? तो जैसे ही चार्ज कांस्टेंट स्पीड में दौड़ने लगेगा तो क्या प्रोड्यूस होने लगेगा बेटा? करंट, इलेक्ट्रिसिटी। तो एक चैप्टर आती है, देखो ध्यान से, चार्जेस जब कांस्टेंट वेलोसिटी से दौड़ने लगेगी, चार्जेस जब कांस्टेंट वेलोसिटी से दौड़ने लगेगी, अभी भी एक्सेलरेशन जीरो है ना? कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो ड्यू टू द मोशन ऑफ द चार्जेस द इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड, करंट जनरेट होता है ना? तो चैप्टर आता है उसमें कौन सा? करंट इलेक्ट्रिसिटी। और एक बड़ी प्यारी सी बात है दैट ओस्टेड एक महान साइंटिस्ट थे, उन्होंने भी बात बोली थी कि करंट जब भी प्रोड्यूस होता है तो उसके सराउंडिंग में क्या प्रोड्यूस होती है? मैग्नेटिक फील्ड, है ना? कहा जाता है अ करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड इन इट्स सराउंडिंग। तो मैग्नेटिक फील्ड का जो सोर्स है वो क्या है? करंट। और करंट का सोर्स क्या है? charges moving at constant velocity. So I'll make that once again, I'll repeat that. Charges moving at constant velocity मतलब current. current से क्या प्रोड्यूस होगा? मैग्नेटिक फील्ड। तो टेक्निकली मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इज ऑल्सो ड्यू टू द चार्जेस मूविंग एट कांस्टेंट वेलोसिटी। तो ये दो चैप्टर्स आते हैं जब आप कहते हैं कि चार्जेस आर मूविंग एट कांस्टेंट वेलोसिटी। अब चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से चलते चलते बोर हो गया और वो अब दौड़ना स्टार्ट करता है और एक्सेलरेट करने लगता है। तो जब भी चार्ज एक्सेलरेट करती है तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहती है, वेलोसिटी वेरी करती है। तो व्हेन चार्जेस एक्सेलरेट, whenever charges accelerate, what do they produce? they produce, है ना? they produce, यहां पे क्या देखो, एक्सेलरेशन जीरो नहीं है, यहां वेलोसिटी भी कांस्टेंट नहीं है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, दैट इटसेल्फ मींस दैट एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू जीरो। एक्सेलरेशन है तभी तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है।
ठीक है, इन दोनों केसेस में आप देखेंगे फर्स्ट और सेकंड केसेस में एक्सेलरेशन जीरो थी, बट नाउ इन द थर्ड केस यू कैन सी इजीली दैट द एक्सेलरेशन इज नॉट जीरो, दैट मींस द वेलोसिटी इज चेंजिंग, दैट मींस द चार्ज इज एक्सेलरेटिंग, एंड यू शुड नो दैट एक्सेलरेटिंग चार्जेस क्रिएट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, है ना। तो एक्सेलरेटिंग चार्जेस क्रिएट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो एक पूरे अंडरस्टैंडिंग को एक साथ देखते हैं तो इसी को कहते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ये पूरा बड़ा सेगमेंट है, 2-3 महीने चलता है ये, है ना। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स बहुत है, इसमें चैप्टर्स आप देखेंगे तो इतने सारी चीजें आपको पढ़नी है, और इन सारी चीजों का जो मूल अवधारणा है, द बेसिक फिलॉसफी जो है वो चार्ज है ना। तो सबसे पहले बच्चा ये कहता है सर ये चार्ज होती क्या है ना। तो लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज एग्जैक्टली चार्ज, और लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट आर दी प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, है ना। तो अब बात करते हैं हाउ टू व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो लेट अस अंडरस्टैंड नाउ व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, है ना बेटा। तो देखो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस में आते हैं। देखो सबसे पहले एक बात समझो, आपने सुना होगा हाउ मेनी टाइप्स ऑफ चार्जेस, आपने सुना होगा हाउ मेनी टाइप्स ऑफ चार्जेस आर देयर, 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस। कौन कौन से, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव, पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज, है ना। और इसमें एक बात ध्यान से सुनो, मैं पहले ही बता देता हूं तुम्हें कि देखो चार्जेस क्रिएट कैसे कहते हैं करते हैं, हाउ टू चार्ज अ बॉडी, हाउ टू चार्ज अ बॉडी। लाइक सपोज इफ आई एम टेलिंग दैट माई बॉडी इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, that means that does that mean that I have some proton got transferred on me, that is not the case। चार्ज प्रोड्यूस करने का एक ही कारण है और एक ही रीजन है, दैट इज इलेक्ट्रॉन। याद रखना बेटा, इलेक्ट्रॉन ही एक रीजन है जो चार्ज प्रोड्यूस करता है। चार्ज कैसे प्रोड्यूस होती है, अगर किसी न्यूट्रल कंडक्टर, न्यूट्रल कंडक्टर मतलब जहां पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल है, उसमें से अगर कुछ इलेक्ट्रॉन निकाल लें तो वो कंडक्टर कैसा चार्ज हो जाता है, पॉजिटिवली चार्ज। क्यों, क्योंकि जब भी आप इलेक्ट्रॉन निकालते हैं एक न्यूट्रल कंडक्टर से तो क्या हो जाता है, प्रोटॉन की संख्या ज्यादा हो जाती है, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीजेस इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सो दैट बॉडी बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज्ड। मतलब अगर कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज्ड है तो क्या मैं ये कह सकता हूं दैट दैट बॉडी इज हैविंग सम एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या कहा मैंने, इफ द बॉडी इज पॉजिटिवली चार्ज्ड दैट मीन्स दैट बॉडी इज हैविंग सम एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द बॉडी। ठीक, अगर कुछ इलेक्ट्रॉन्स का एब्सेंस है दैट मीन्स दैट बॉडी इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। अगेन आई रिपीट, इफ द बॉडी इज अ न्यूट्रल कंडक्टर एंड सम इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्स टू दैट बॉडी, अब इलेक्ट्रॉन बॉडी पे जा रहा है, देन एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा ना। सो नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी मीन्स एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नेगेटिवली चार्ज बॉडी का मतलब होता है एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड पॉजिटिवली चार्ज बॉडी का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और चार्ज का रीजन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट, है ना। हाउ टू प्रोड्यूस अ चार्ज एंड हाउ टू चार्ज अ बॉडी, यू शुड जस्ट रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द कंडक्टर, आइदर you should just add the electron in the conductor। when you remove the electron the body gets positively charged, when you add the electron the body gets negatively charged, and that is the only reason and that is the only way in which you can charge a body। बहुत प्यारा बात है, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो नेक्स्ट क्या बात देखा मैंने बेटा, यूनिट ऑफ चार्ज क्या होती है ना। लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज द यूनिट ऑफ चार्ज। चार्जेस को किस यूनिट में मेजर करते हैं, तो याद रखना चार्जेस, द यूनिट ऑफ चार्जेस कूलम्ब, है ना। द यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम्ब, कूलम्ब इज द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, है ना। द यूनिट ऑफ चार्जेस कूलम्ब, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, चार्जेस को कूलम्ब में मेजर करते हैं, ठीक है। सो दैट इज ऑल्सो वन प्रॉपर्टी। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज, सबसे अच्छी प्रॉपर्टी क्या है, स्मॉलेस्ट चार्ज पॉसिबल। क्या है वो सबसे छोटा चार्ज जो पॉसिबल है, तो इसको ऐसे समझते हैं कि एक बात बताओ, जैसे कि व्हाट इज द रीजन ऑफ गेटिंग चार्ज्ड, कैसे बॉडी चार्ज होती है, इलेक्ट्रॉन्स के एब्सेंस से चाहे इलेक्ट्रॉन्स के एक्सेस से। तो रीजन तो इलेक्ट्रॉन है ना, तो इलेक्ट्रॉन क्या हो सकता है, व्हाट इज दी पॉसिबिलिटी। अगर बात करो मान लो एक इलेक्ट्रॉन ने बॉडी को छोड़ दिया, जैसे समझो स्मॉलेस्ट चार्ज पॉसिबल अगर मैं बोलूं, जैसे देखो मान लो कोई न्यूट्रल कंडक्टर, न्यूट्रल कंडक्टर मतलब न्यूट्रल मतलब इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस इक्वल है, इसमें से मैं इलेक्ट्रॉन निकालता हूं एक, तो इस बॉडी की चार्ज एक इलेक्ट्रॉन निकाला और एक दूसरे न्यूट्रल कंडक्टर में डाल दिया,
तो क्या होगा, इसकी चार्ज कितनी हो जाएगी, माइनस ई, और इसकी कितनी हो जाएगी, प्लस ई। ठीक, अगर मैं एक और निकालूंगा तो इसकी कितनी हो जाएगी, एक और प्लस ई, और यहां एक और माइनस ई, तो इसकी टोटल चार्ज कितनी हो जाएगी। ऐसी तरीके से अगर मैं निकालते जाऊं तो ये क्या होता जाएगा, प्लस ई माइनस ई, है ना, प्लस ई माइनस ई, है ना। तो आप ध्यान से देखेंगे तो बात समझ में आता है कि द स्मॉलेस्ट चार्ज पॉसिबल इज द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जो सबसे छोटा चार्ज पॉसिबल क्या है, दैट इफ अ बॉडी हैज वन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन देन द इलेक्ट्रॉन विल हैव द स्मॉलेस्ट चार्ज, है ना। याद रखना कि द स्मॉलेस्ट चार्ज पॉसिबल, अब इस बॉडी पे सबसे छोटा चार्ज पॉसिबल क्या था, प्लस ई, और इस पे भी सबसे छोटा चार्ज पॉसिबल क्या था, माइनस ई। अगला चार्ज क्या हो सकता है, प्लस ई, प्लस टू ई, प्लस थ्री, प्लस फोर ई, प्लस फाइव ई। उधर क्या हो सकता है, माइनस ई, माइनस टू ई, माइनस थ्री, माइनस फोर ई, माइनस फाइव ई, माइनस सिक्स ई, है ना, इस तरीके से। तो लेकिन सबसे छोटा चार्ज पॉसिबल क्या है, द स्मॉलेस्ट चार्ज पॉसिबल इज द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। याद रखना, द स्मॉलेस्ट चार्ज पॉसिबल इज द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। लिखना, स्मॉलेस्ट चार्ज पॉसिबल, स्मॉलेस्ट चार्ज पॉसिबल इज द चार्ज ऑफ electron. And what is the charge of electron, my dear? The charge of electron is nothing but minus 1.6 into 10 the power minus 19 coulomb. Electrons, first of all, is a negatively charged particle and it has a charge of minus 1.6 into 10 the power minus 19 coulomb. अब मैं तुमसे पूछता हूं, क्या दुनिया में इससे छोटी चार्ज पॉसिबल है? नहीं, इससे छोटी चार्ज पॉसिबल नहीं है। अब ये नंबर बार बार ना लिखना पड़े इसीलिए इसको माइनस ई कह देते हैं, है ना। ई का मतलब आज के बाद से क्या समझ में आता है, ई इज नथिंग बट 1.6 इंटू 10 द पावर माइनस 19 कूलम, है ना। तो दिस इज द स्मॉलेस्ट चार्ज पॉसिबल। अब एक बात आपको यह भी पता होगी दैट प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की चार्ज क्या होती है, इक्वल होती है, अलग होती है। प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन have same magnitude of charge, है ना। प्रोटॉन and electron have same magnitude of charge, same magnitude of charge, मास अलग होता है ना। मास थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन का कम होता है और प्रोटॉन का थोड़ा ज्यादा होता है ना। सो मास अलग होती है बट दोनों की चार्ज एक ही होती है। इसीलिए जब भी इलेक्ट्रॉन किसी बॉडी को छोड़ता है तो उस पे एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा हो जाता है। जैसे ये प्लस ई किसका चार्ज है, ये किसका चार्ज था, चार्ज ऑफ प्रोटॉन था, जो एक एक्स्ट्रा प्रोटॉन हो गया ना, क्योंकि पहले न्यूट्रल था, पहले प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल थे, अब एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो यहां एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा हो गया तो वही चार्ज विजिबल होता है ना। तो चार्ज विजिबल हेयर इज द चार्जेस ऑफ प्रोटॉन एंड इट हैज equal magnitude with that of electron. So ये बात हमें समझ में आती है that the proton has same magnitude of charge as that of electron and electron has the smallest charge possible and that is how much, minus 1.6 into 10 the power minus 19 coulomb. And what is the charge of proton, same, plus 1.6 into 10 the power minus 19 coulomb. एंड आई एम श्योर कि आप ये बात समझ सकते हैं। ठीक है, आपको ये बात समझनी भी चाहिए। सबसे छोटी चीज पॉसिबल क्या है, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। ओके, और देखो ये एक प्रॉपर्टी थी, बड़ी प्यारी सी प्रॉपर्टी थी। अगली प्रॉपर्टी देखिए, क्या अगली प्रॉपर्टी, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये भी बड़ी प्यारी प्रॉपर्टी है। देखो जैसे कि अभी मैं वही बात कर रहा था, देखो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन, क्वांटाइजेशन मतलब क्वांट मतलब होता है पैकेट, है ना। क्वांट मतलब होता है पैकेट। पैकेट आधा नहीं हो सकता, पैकेट पूरा आता है ना, क्वांट। ठीक है, तो पैकेट पूरा आता है। तो ध्यान से देखना, जैसे मैं बोलूंगा कि आई गॉट 3 पैकेट्स ऑफ सम स्वीट्स, देन व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, 1 पैकेट। हाफ पैकेट तो हो ही नहीं सकता ना। तो क्वांटम जैसे बोलते हैं ना फोटोन, ठीक है ना। फोटोन जो होती है, जो लाइट होती है, वो बोलती है ना कि पैकेट्स में आती है ना, पैकेट्स में आती है। एंड एवरी पैकेट इज कॉल्ड एज फोटोन एंड एवरी फोटोन हैज एनर्जी एच न्यू या एच एफ एच म्यू, ये सब हम लोग जानते हैं ना। तो क्वांट मतलब होता है पैकेट। इसका क्या मतलब है क्वांटाइजेशन का मतलब, मैं बताता हूं, बहुत सिंपल। अभी जस्ट आपने समझा है, मैं जस्ट उसको समझाने की कोशिश करता हूं। देखो क्या है, अगेन जैसे मान लो
वही दो बॉडीज हैं, एक ये बॉडी, एक रेड वाली और एक ये पिंक वाली, एक ये पिंक वाली, दो कंडक्टर्स है, न्यूट्रल कंडक्टर्स है। अब क्या करेंगे बेटा, इसमें से इलेक्ट्रॉन यहां ट्रांसफर करते जाओ, तो एक इलेक्ट्रॉन इधर जम मारा, तो यहां चार्ज कितना हो जाएगा, प्लस ई, और यहां कितना हो जाएगा, माइनस ई। इसी तरीके से भेजते जाओ, फिर एक और गया, तो यहां कितना हो गया, एक और प्लस ई, यहां एक और माइनस ई, फिर भेजो तो क्या हो जाएगा, एक और यहां प्लस ई, क्या यहां पे एक और माइनस ई। अब बताओ यहां पे चार्ज कितना हो गया एट दिस इंस्टेंट, चार्ज एट दिस बॉडी Q1 बोल देता हूं, इट इज सपोज हाउ मच, प्लस 3e, और यहां पे कितना हो गया Q2, ये हो गया माइनस 3e। अब एक बात बताओ, ऐसे इलेक्ट्रॉन भेजते जाओ तो क्या चार्जेस पॉसिबल है, व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज ऑफ द चार्जेस, यू कैन सी इजीली कि पॉसिबिलिटीज क्या है। पॉसिबिलिटीज है या तो e होगा, या तो 2e होगा, या तो 3e होगा, या तो 4e होगा, डॉट 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 क्या होगा, Ne चार्ज, Ne पैकेट में आता है। अब मैं तुमसे पूछूं वेर n इज नेचुरल नंबर, 1 2 डॉट 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 n, है ना। अब मैं तुमसे पूछूं बेटा बताओ क्या ये चार्ज पॉसिबल है, -e/2, इज दिस चार्ज पॉसिबल, इज दिस चार्ज पॉसिबल, नो, बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज अ पैकेट, इट विल कम एंटायरली, आधा नहीं आता, आधा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकता, पूरा आएगा, तो पूरा आएगा तो ई होगा, चाहे 2e होगा, चाहे 3 होगा। दिस चार्ज इज नॉट पॉसिबल, दिस चार्ज इज नॉट पॉसिबल। हायर स्टडीज में क्वार्क्स वगैरह भी आते हैं, उसमें चार्जेस ऐसी होती हैं, बट उस पर आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना है फॉर योर स्टडीज। और आपके सिलेबस में आपसे कोई पूछे तो बताना कि कोई पूछेगा E/2, क्या आप बोले, कोई तुमसे पूछे क्या इलेक्ट्रॉन की, क्या कोई चार्ज इलेक्ट्रॉन से भी छोटी हो सकती है, तो तुम्हारे लिए आंसर हमेशा होगा नहीं, फॉर यू इट इज नो। yes, in future you'll understand that some particles have charges less than electron, yes they have it, है ना। एनसीईआरटी के दिया हुआ है वो उधर कहीं आप देख सकते हैं, ठीक है ना। बट उसके बारे में आपको बिल्कुल नहीं सोचना, फॉर योर सिलेबस इट इज नॉट पॉसिबल। दैट इज द मीनिंग ऑफ क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन मतलब पैकेट्स में आता है, 1 पैकेट, 2 पैकेट, 3 पैकेट, 4 पैकेट। हाफ पैकेट क्या होता है, हाफ पैकेट कुछ नहीं होता ना, इसीलिए इसको क्वांटाइजेशन बोलते हैं। क्वांट मतलब होता है पैकेट, ठीक, इस तरीके से पैकेट आधा नहीं हो सकता, सिंपल सी बात है। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज एंड दिस एक्सप्रेशन इज वेरी ब्यूटीफुल। विच एक्सप्रेशन, Q इज इक्वल टू एन ई, Q इज इक्वल टू एन ई। इसी में एक क्वेश्चन आता है बड़ा प्यारा सा, 10th में भी पूछते हैं कि सर कौन बड़ा, 1 कूलम बड़ा, 1 कूलम इज बिग, और द चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इज बिग, विच वन इज बिगर चार्ज, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन और 1 कूलम। ऑब्वियसली 1 कूलम चार्ज इज अ वेरी बिग चार्ज। तो क्वेश्चन आता है बड़ा प्यारा सा कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 कूलम चार्ज। दैट इज अ ग्रेट क्वेश्चन, आई विल टेल यू। क्या क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन इज हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड फॉर 1 कूलम चार्ज। वही अपना फॉर्मूला है, फॉर्मूला से देखना है, फॉर्मूला से देखो, कॉमन सेंस से देखना है, कॉमन सेंस से देखो, जैसे देखना है देखो। तो आप देख लीजिए, जैसे मान लो क्या देखा मैंने अभी, देखा Q इज इक्वल टू क्या देखा, एन ई, तो एन क्या होगा, Q/E। मुझे कितना चार्ज चाहिए, 1 कूलम, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये कूलम कूलम कट जाएगा, यहां से जो नंबर आती है ना बेटा वो कितना होता है देख, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। क्या कहा, समझा आपने, क्या आपको समझ में आया इसमें, देखो इतने इलेक्ट्रॉन्स मिलकर कितना चार्ज प्रोड्यूस करते हैं, जस्ट 1 कूलम। 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स अगर बॉडी से ट्रांसफर हो जाए तो बॉडी में 1 कूलम चार्ज आएगी, 1 कूलम चार्ज आएगी, एंड दैट्स अ वेरी बिग नंबर। सो दैट्स व्हाई 1 कूलम चार्ज इज अ वेरी ग्रेट नंबर विद रिस्पेक्ट टू द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, है ना। तो ये है जो सबसे इतनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए टू प्रोड्यूस 1 कूलम चार्ज। कोई यूनिटरी मेथड से करता है, यूनिटरी मेथड से कर लो, जैसे ऐसे लिख दो, जैसे मान लो कि 1 इलेक्ट्रॉन
जैसे बोलते हैं ना, ऐसे भी समझ सकते, यूनिटरी मेथड भी बहुत ईज़ी है, इसमें कुछ है नहीं। मैं कर देता हूँ, देखो जैसे मान लो 1.6 into 10 the power minus 19 coulomb means how much electron? 1 electron. So 1 coulomb has how many electron? 1 divided by 1.6 into 10 the power minus 19, you'll get the same. ठीक, तो याद रखना आज के बाद से that how much electrons are required to produce 1 coulomb charge, 6.25 into 10 the power 18 electrons, है ना? So that is the great number, you should understand this number is this. ठीक, अब इसको देख ले, बहुत प्यारी सी बात। ठीक, अब प्रॉपर्टीज में आगे आते हैं। और क्या देखा मैंने प्रॉपर्टीज में? देखो, हमने देखा स्मॉलेस्ट चार्ज पॉसिबल इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मतलब Q इज इक्वल टू एनी, है ना? अब देखो, अब देखो क्या है, हाँ, चार्ज कैसी क्वांटिटी है? चार्ज पहली बात एक फिजिकल क्वांटिटी है, और फिजिकल क्वांटिटी क्या हो सकता है? या तो स्केलर हो सकता है या तो वेक्टर हो सकता है। तो चार्ज कैसा क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है ना? चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, और याद रखना कि स्केलर क्वांटिटीज को जोड़ना वेक्टर क्वांटिटी जैसा नहीं होता। जैसे 2 कूलम प्लस 3 कूलम प्लस 4 कूलम कितना होगा? 3 कूलम प्लस 4 कूलम, इज इट ऑलवेज 7 कूलम? 3 कूलम प्लस 4 कूलम, इज इट ऑलवेज 7 कूलम? Yes, because charge is a scalar quantity and scalars are added simply. 3 coulomb and 4 coulomb if you add, it is always 7 coulomb because 3 coulomb and 4 coulomb doesn't have any direction. अगर डायरेक्शन होता तो ये रिजल्ट कहां से कहां वेरी करता? 1 coulomb to 7 coulomb. वेक्टर्स में ऐसा करते हैं ना, जैसे 3 न्यूटन प्लस 4 न्यूटन, है ना? 3 न्यूटन वेक्टर प्लस 4 न्यूटन वेक्टर इज नॉट ऑलवेज 7 न्यूटन वेक्टर. It depends on the direction of 3 and 4, and it can vary between 7 and 1. So that makes sense. So 3 coulomb plus 4 coulomb is always 7 coulomb because it is a scalar quantity. ठीक, that is the sense. एक और प्यारी चीज होती है, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है, कोई फिजिकल क्वांटिटी थोड़ी है ना? इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी होती है चार्ज, और चार्ज एक फिजिकल क्वांटिटी है ना? जैसे इसीलिए इलेक्ट्रॉन नहीं कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन स्केलर है कि वेक्टर है ना? इलेक्ट्रॉन तो बॉडी है। जैसे बोले मास, मास होता है स्केलर, और क्या कहता हूं, मास होता है स्केलर, मास में से चुनना होता है कि स्केलर है कि वेक्टर, बट बॉडी की थोड़ी चुनी जाती है। मेरा मास 5 kg है, तो मैं ये थोड़ी कहूंगा कि मैं वेक्टर हूं कि मैं स्केलर, है ना? मेरा मास वेक्टर है कि मेरा मास स्केलर, है ना? सो दैट काइंड ऑफ थिंग, ये बात समझ में आती है, बहुत अच्छी बात। नाउ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एक बहुत प्यारी चीज है, लेट अस अंडरस्टैंड। बिफोर अंडरस्टैंडिंग द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, आई विल टेल यू वन मोर प्रॉपर्टी दैट्स अ वेरी नाइस प्रॉपर्टी। क्या है? लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट, एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। सर मेमोरी का कोई इशू नहीं है ना इसमें? अट्रैक्ट ईच अदर। और इसमें लाइक चार्जेस का मतलब बहुत सिंपल है। क्या है लाइक चार्जेस? लाइक चार्जेस मतलब कौन से? प्लस एंड प्लस, एंड नेगेटिव एंड नेगेटिव। मतलब जैसे कि लाइक चार्जेस मतलब पॉजिटिव एंड पॉजिटिव, पॉजिटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस क्या करेंगे? रिपेल, है ना? नेगेटिव एंड नेगेटिव चार्जेस क्या करेंगे? रिपेल। अनलाइक चार्जेस मतलब पॉजिटिव एंड नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपल्शन होगा, नेगेटिव नेगेटिव में रिपल्शन होगा, बट पॉजिटिव नेगेटिव में अट्रैक्शन होगा, एंड नेगेटिव पॉजिटिव ऑब्वियसली अट्रैक्शन होगा। ठीक, सो दिस इज ऑल्सो वन प्रॉपर्टी। आउट ऑफ ऑल दीज प्रॉपर्टीज, if I have to select any two property which is the greatest property, and you should know that is two properties, you should know quantization of charge, और एक ये होता है conservation of charge। अब मैं समझाता हूं तुम्हें कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। देखो, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक, अब याद रखना व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। लाइक सपोज आई हैव टेकन अ सिस्टम ऑफ टू बॉडीज, लेट्स टेक अ सिस्टम ऑफ टू बॉडीज, वन और एक और बॉडी लेते हैं। लेट अस टेक अ सिस्टम ऑफ टू बॉडीज। ठीक,
Let us take a system of two bodies. हाँ, हाँ। अब आप बात देखो, what is that? Let us understand. जैसे मान लो, now initially what happens, I'll call it as body 1, I'll call it as body 2, है ना, I'll call it as body 1, I'll call it as body 2. There are two cases, है ना. Now what happens, I transfer the, suppose 5 electrons to this body. How many electrons got transferred from body 1 to body 2? 5. So what is the charge on body 1 now? What is the charge on body 1? First of all, is it positive or negative? It is positive charge. So first of all, the before the transfer of charge, I'll tell, जैसे मान लो before transfer of charge, what was the charge on each of the body? Q total was Q1 plus Q2, and both had initially 0 and 0. So what was the net charge of the body? 0. The net charge of the body before transfer of charge was 0. Now what happens after transfer of charge? After transfer of charge, this body has developed how much charge? Plus 5e. And how much this body has developed? Minus 5e, है ना, after transfer of charge. So after transfer of charge, you can observe that the total charge, write the total charge, Q1 plus Q2. How much it comes? Plus 5e minus 5e, and it again becomes 0. Can you see that before the transfer of charge and after the transfer of charge, the total charge of the system is constant, or we can also call it that the total charge of the system is conserved. Now I'll tell you, is the charge of body 1 conserved? No. The body 1 has developed how much charge? Plus 5e. Is the charge of body 2 conserved? No. The body 2 has developed a charge of minus 5e. Is the charge of body 1 plus 2 is conserved? Yes. The charge of system, that is 1 plus 2, is conserved. The system had initially 0 charge, and the system will finally have how much charge? 0 charge, है ना. That is called the conservation of charge. अब इसका मैं statement लिखाता हूँ, students should note it down, है ना. If needed, I will provide the definitions also in the slides, but आप इसको लिखें. मैं statement लिखाता हूँ, तुम्हें ये बात लिखो. लिखो, क्या लिखना है? लिखना है, when two or more than two bodies are interacting with each other, and due to this interaction the charges are getting transferred, then the total charge of the system before the interaction and after the interaction will always remain conserved, and that is constant, है ना. एंड आई होप इट मेक सेंस. अगर आपने डेफिनेशन नहीं लिखी, आप बैक करके इस डेफिनेशन को लिख ले. मैं फिर से बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास कर्सर है, आप पीछे करके उसको सुन सकते हैं, ठीक है ना. तो यहां पे मैंने टू सिस्टम ऑफ बॉडीज के थ्रू दिखाया, है ना. ये क्या था? बिफोर ट्रांसफर ऑफ चार्ज. सो व्हाट आई हैव सीन दैट दिस वाज एक्चुअली द इनिशियल चार्ज, and this was actually the final charge, है ना. And then what I have seen that Q initial becomes equal to Q final, याद रखना. So this is called the conservation of charge, है ना. अब मैं एक बात और प्यार से बताता हूं. देखो, इसमें बहुत लॉजिकल बात है. जैसे कि इसको अगर आप देख लें, एक बार समझ लें. प्यारी सी बात मैं ये बताता हूं. देखो, बहुत लॉजिकल बात है, ऐसा मतलब डरने वाली बात थी नहीं. देखो, जैसे मान लो कि, हाँ, अब मान लो कि जैसे कि समथिंग कॉल्ड, कोई एग्जांपल अगर मैं लेके दिखाऊं तुम्हें, तो जैसे मान लो कि लेट अस सपोज 4-5 सिस्टम्स आर इंटरेक्टिंग विद ईच अदर. मान लो कि 5-6 सिस्टम्स आर इंटरेक्टिंग विद ईच अदर. मान लो लेट अस सपोज 5 सिस्टम्स आर इंटरेक्टिंग विद ईच अदर, है ना. अगर आप समझ सकते हैं तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. आई विल टेल यू, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. इफ 5 सिस्टम्स आर इंटरेक्टिंग विद ईच अदर, the initial charge of the system was 0. Now that is sure, one thing is sure, that if the charge is getting developed, then that is only happening due to the interaction. वो हो क्यों रहा है? ड्यू टू द इंटरैक्शन ही ना. और जब भी दो बॉडीज इंटरैक्ट करेंगी तो क्या होगा? एक बॉडी पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और दूसरा बॉडी नेगेटिव चार्ज हो जाएगा. लेकिन एक बॉडी जितनी पॉजिटिव चार्ज होगी, दूसरी बॉडी एग्जैक्टली उतनी ही
नेगेटिव चार्ज हो जाएगी। तो मतलब जब भी बॉडी चार्ज होती है तो क्या होता है, उतना ही नेगेटिव चार्ज दूसरा ले लेता है ना, इसीलिए हमेशा क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। दैट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। जैसे मान लो 5 बॉडीज है, आपस में रब कर दो, कोई फायदा नहीं, नेट चार्ज विल बी जीरो। बिकॉज जब भी दो बॉडीज चार्ज डेवलप करेंगी वो इंटरेक्शन के कारण कर रही है, और इंटरेक्शन जब भी होगा तो दो बॉडीज का नेट चार्ज क्या रहेगा, जीरो, है ना। इसीलिए कभी भी टू और मोर देन टू बॉडीज इंटरेक्ट विद ईच अदर, द नेट चार्ज ऑफ द सिस्टम इज ऑलवेज जीरो। सो डोंट हैव टू वरी अबाउट, मतलब इफ द इनिशियल चार्ज वाज जीरो एनीवेज, ठीक है ना। ये बात हमें समझ में आती है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन बड़ा प्यारा सा आता है इसमें, देखो क्या क्वेश्चन आता है, देखिए वन क्वेश्चन आई विल टेल यू। लाइक सपोज मान लो कि कोई बॉडी है, एक बॉडी ये रही, न्यूट्रल बॉडी है, ये भी एक बॉडी रही, ठीक। मान लो कि इसके पास कुछ चार्ज है Q1 इज इक्वल टू सपोज प्लस 10E, और इसके पास कोई चार्ज है Q2 सपोज प्लस 2E, और बॉडी 1 बॉडी 2, बोथ दी बॉडीज आर आइडेंटिकल बोलता है, बोथ बॉडीज आर आइडेंटिकल, बोथ बॉडीज आर आइडेंटिकल, आइडेंटिकल मतलब कॉपी पेस्ट एक दूसरे के, ठीक। अब क्या कहता है, एक बीच में क्या कनेक्ट कर दो, स्विच टाइप का चीज, ऐसे एक बीच में स्विच लगा दो, ऐसे इसको बोलते हैं स्विच, एक बीच में स्विच लगा दो, है ना। बिफोर क्लोजिंग द स्विच, व्हाट इज द नेट चार्ज ऑफ द सिस्टम, बिफोर क्लोजिंग द स्विच व्हाट इज द नेट चार्ज ऑफ द सिस्टम, Q1 प्लस Q2, दैट इज 12E, है ना। तो मैं लिखूंगा ऐसे बिफोर, या आप इस क्वेश्चन को पहले लिख लें, क्वेश्चन जो भी बच्चे हैं वो मैं डिक्टेट करता हूं, राइट, राइट द क्वेश्चन, राइट द क्वेश्चन इज बिफोर क्लोजिंग द, नहीं नहीं no, no, ऐसे नहीं लिखो, आफ्टर क्लोजिंग द स्विच, क्वेश्चन इज आफ्टर क्लोजिंग द स्विच फाइंड द फाइनल चार्जेस ऑन बोथ द बॉडीज, आफ्टर क्लोजिंग द स्विच फाइंड द फाइनल चार्जेस ऑन बोथ द बॉडीज। तो क्या दिखता है मुझे, देखो क्या होगा, जैसे ही स्विच को बंद करेंगे तो क्या होगा, चार्जेस फ्लो करेंगे, चार्जेस फ्लो करेंगे, चार्जेस फ्लो करेंगे टिल, कब तक फ्लो करेंगे, कब तक फ्लो करेंगे बेटा, जब तक दोनों की चार्जेस इक्वल ना हो जाए, है ना। ये तब तक फ्लो करेगी चार्जेस जब तक दोनों की चार्जेस इक्वल ना हो जाए, मतलब इसकी चार्जेस भी अगर Q है तो इसकी भी चार्ज कितनी हो जाएगी, Q। दैट स्टेटमेंट यू शुड राइट ऑल्सो व्हेन टू आइडेंटिकल बॉडीज आर कनेक्टेड विथ ईच अदर, please write everybody, when two identical bodies are connected with each other then the charges flow till the charges on each body become equal, है ना। जब तक चार्ज तब तक फ्लो करता है जब तक दोनों बॉडीज में चार्ज इक्वल ना हो जाए, बट कंडीशन है, क्या कंडीशन है, द बॉडीज मस्ट बी आइडेंटिकल, और फ्यूचर में हम देखेंगे दैट इफ द बॉडीज आर नॉट आइडेंटिकल then this statement is not exactly correct. If the body is not identical then the charges flow till the potential becomes equal, है ना, वो फ्यूचर की बात है। एज ऑफ नाउ इफ द बॉडीज आर आइडेंटिकल द चार्जेस फ्लो टिल द चार्जेस ऑन बोथ द बॉडीज बिकम इक्वल। तो मैं एज्यूम करता हूं कि इन दोनों पे चार्ज कितनी हो गई, क्यू क्यू, और हम ये जानते हैं बाय कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, बाय कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हम क्या जानते हैं बेटा, क्यू इनिशियल मस्ट बी इक्वल टू क्यू फाइनल। क्यू इनिशियल कितना है, Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू Q फाइनल। तो Q इनिशियल कितना हो गया, देखो 10E प्लस 2E, और Q फाइनल हो गया Q प्लस Q, तो कितना हो गया 12E इज इक्वल टू 2Q, मतलब Q इज इक्वल टू 6E। बात समझ में, दैट मीन्स यहां पे चार्ज जब 6E हो जाएगा, यहां पे चार्ज जब 6E हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, दोनों पे मतलब ये तब तक फ्लो करेंगे जब तक दोनों पे चार्जेस इक्वल ना हो जाएगी। तो कितना चार्ज हो गया, 6E और 6E, द फाइनल चार्जेस ऑन द बॉडीज आर 6E एंड 6E। वन मोर क्वेश्चन इज गेटिंग एडेड, इसमें एक और क्वेश्चन ऐड करता हूं। क्या क्वेश्चन पूछता है मालूम है, हाउ मच चार्ज फ्लोज थ्रू द स्विच, आप खुद बताएं मुझे, आप कमेंट में भी लिख सकते हैं ये बात को। बिफोर मींस बिफोर आई आंसर यू शुड राइट इन द कमेंट्स दैट हाउ मच चार्ज फ्लोज थ्रू द स्विच। कैसे पता चलेगा बेटा, इस पे पहले कितना था प्लस 10E, अब कितना हो गया 6E,
पॉजिटिव कम हुआ है या नेगेटिव हुआ है, मतलब जैसे कि इसमें पॉजिटिव पहले 6 ही था, अब कितना हो गया, पहले 10 ही था, अब कितना हो गया, 6 ही हो गया। मतलब क्या हुआ है, इस बॉडी में इलेक्ट्रॉन आया है या इस बॉडी से इलेक्ट्रॉन गया है? घबराए मत। इस बॉडी पे इलेक्ट्रॉन आई है या इस बॉडी पे इलेक्ट्रॉन गई है? इस बॉडी पे इलेक्ट्रॉन आई है। कितनी इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ फ्लो कर गया? इधर की तरफ 4 इलेक्ट्रॉन फ्लो कर गया, है ना। इस बॉडी पे कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो कर गया, इधर से कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो कर गया, 4 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन्स इधर से अगर इधर फ्लो कर गया तो 4 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 10 माइनस 4 कितना हो गया, 6 ही। अब 4 इलेक्ट्रॉन्स इधर से फ्लो फ्लो हो गया तो ये +2 ही था, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स निकल गया तो इसमें +4 ही ऐड हो गया ना, तो ये कितना हो गया, 6 ही। मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स हैव एक्चुअली फ्लोन फ्रॉम विच बॉडी टू विच बॉडी, 4 electrons have actually flown from body 2 to body 1, है ना, during the process of transfer of charge, and that makes a lot of sense, ठीक है। So that is the thing and that is a very cute question of conservation of charge। आप इसको देखिए, समझे और लिख सकते हैं, ठीक है। So that is the ग्रेटेस्ट प्रॉपर्टी। ये बहुत अच्छा प्रॉपर्टी होता है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। विल डू दैट इन फ्यूचर ऑल्सो। मैं क्वेश्चंस का एक सेट लाकर सब करा दूंगा, बट अभी हम लोग समझने पे ज्यादा ध्यान देते हैं, है ना। सो दिस इज दी थिंग विच इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब आ जाइए, देखिए अब चार्ज की सारी प्रॉपर्टीज हमने समझ ली, एक बार मैं समअप करता हूं। क्या समअप करना है, देखो लेट्स अंडरस्टैंड। पहली प्रॉपर्टी, कितने टाइप के चार्जेस, पॉजिटिव और नेगेटिव। कैसे करते हैं क्रिएट पॉजिटिव चार्ज को, किसी भी बॉडी में से क्या निकाल लो, इलेक्ट्रॉन निकाल लो। किसी भी बॉडी में से इलेक्ट्रॉन निकालो, कौन सी बॉडी, न्यूट्रल बॉडी। अगर न्यूट्रल बॉडी में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल लो तो वो न्यूट्रल बॉडी कैसी चार्ज हो जाती है, पॉजिटिव। और कैसे करते हैं नेगेटिव चार्ज, किसी भी न्यूट्रल बॉडी में इलेक्ट्रॉन डाल दो तो क्या हो जाएगा, वो बॉडी नेगेटिवली चार्ज। फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है बेटा, ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है बट ऐसे सोचते चले। एक और प्रॉपर्टी क्या है, एक प्रॉपर्टी है लाइक चार्जेस रिपेल करती है, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपल्शन होगा, नेगेटिव नेगेटिव में रिपल्शन होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव में अट्रैक्शन होगा, है ना। सो दैट इज अ प्रॉपर्टी। और क्या प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी है कि बताओ चार्जेस को किस यूनिट में मेजर करते हैं, तो कूलम्स में, कूलम से मेजर करते हैं। बहुत प्यारी बात है, जैसे डिस्टेंस को मीटर से मेजर करते हैं उस तरह से चार्जेस को कूलम से मेजर करते हैं ना। अच्छा, फिर बोलते हैं सर बताओ कि सबसे छोटा चार्ज पॉसिबल क्या है, तो बोला जाता है कि सबसे छोटा चार्ज पॉसिबल इज द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, क्योंकि द रीजन ऑफ चार्ज इज इलेक्ट्रॉन। तो रीजन ऑफ चार्ज ही जब इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन उठकर जब जाता है दूसरे बॉडी में तो क्या होता है, वो पूरा जाएगा ना, एक साथ जाएगा ना, आधा इलेक्ट्रॉन उठ के नहीं जा सकता ना। सो सबसे छोटा चार्ज पॉसिबल क्या है, सबसे छोटा चार्ज पॉसिबल इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड हाउ मच इट इज, इट इज 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम, है ना, सबसे छोटा चार्ज पॉसिबल। फिर क्या बोलते हैं कि बताओ कि सर सबसे छोटा चार्ज पॉसिबल अगर इलेक्ट्रॉन का है तो बताओ कि एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन, तो कितने होते हैं 6.25 into 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स अगर मिल जाएं तो एक कूलम चार्ज क्रिएट करते हैं ना। अच्छा, फिर बोलते हैं सर बताइए कि ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है, तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बहुत सिंपल है। क्वांट मतलब होता है पैकेट, है ना, क्वांट मतलब होता है पैकेट। इलेक्ट्रॉन जाता है तो पूरा जाता है, पैकेट में जाता है, आधा तो नहीं जा सकता ना। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, या तो बॉडी की चार्ज ई होगी, या तो 2e होगी, या तो 3e होगी, या तो 4e होगी, हाफ नहीं हो सकता। ऐसा हो सकता है क्या, हाफ इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकता, इसीलिए क्वांटाइजेशन E 2e 3 Ne, है ना, वेर n इज दी नेचुरल नंबर, वो कोई इंटीजर नहीं है, ऐसा नहीं कि हाफ हो गया 1/4 हो गया, ऐसा नहीं। सो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। फिर क्या कहते हैं, फिर एक प्रॉपर्टी कौन सी है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बोले तो when two or more than two bodies are interacting with each other and the charges are flowing from one body to the other, then the net charge of the system before interaction and the net charge of the system after interaction will be always conserved and that is constant। तो ये सारी चीजें जो हैं ये चार्जेस की प्रॉपर्टी है ना। तो ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। आगे की बात देखते हैं, देखो क्या है आगे की बात। इसके बाद आती है चार्जेस, समझ लिया। तो एक चीज इसमें मैंने बोला था कि लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। रिपेल बोले तो लाइक चार्जेस मतलब लाइक चार्जेस में फोर्सेस लगेंगे, है ना, और अनलाइक चार्जेस में भी फोर्सेस लगेंगे टुवर्ड्स ईच अदर, लाइक चार्जेस में अवे फ्रॉम ईच अदर। तो अब बात आती है कि फोर्सेस को समझना है, ठीक है ना। तो फोर्सेस बिटवीन टू चार्जेस, नाउ आवर टारगेट इज टू अंडरस्टैंड हाउ मच फोर्स वन चार्ज exerts on the other charge, है ना, how much force one charge exerts on the other charge and who has given that formula for the force, and that formula is given by none other than
कूलम्स, है ना? वो फॉर्मूला किसने दिया है? कूलम ने दिया है। तो कूलम ने क्या दिया है फॉर्मूला? विल अंडरस्टैंड दैट। दैट फॉर्मूला इज, आई विल टेल यू, उसको समझते हैं, देखो समझते हैं क्या है। लेट्स अंडरस्टैंड दैट फॉर्मूला ऑफ कूलम्स। आगे बेटा देख। हाँ, कूलम्स फॉर्मूला। अब देखो क्या पढ़ना है, अब हमें हमें पढ़ना है कूलम्स लॉ। हमें पता है कि पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन होता है, तो रिपल्शन होता है तो फोर्स लगता है। तो कितना लगता है चलो देखते हैं। मान लो दो चार्जेस हैं। कौन से दो चार्जेस हैं? ये दो चार्जेस हैं, Q1 और Q2। मान लो ये लाइक चार्जेस हैं, तो इनमें क्या होगा? रिपल्शन होगा। रिपल्शन होगा तो फोर्स लगेगा। तो मान लेते हैं कि इस Q1 ने इस Q2 पे फोर्स लगाया, F21, इसको बोलते हैं फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, ऐसे लिखते हैं F21। और Q2 Q1 पे किधर फोर्स लगाएगा? इधर। इसको क्या बोलते हैं? फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, है ना? अच्छा, बहुत बढ़िया। अब ये चीज हमें समझ में आती है, अच्छा फोर्स तो लगाते हैं, तो अभी फोर्स की प्रॉपर्टी क्या है? तो इसीलिए बोला जाता है, इन फोर्सेस को बोला जाता है, कौन से फोर्सेस? कोलंबियन फोर्सेस। अच्छा, ऐसी फोर्सेस आपने पहले भी देखी होंगी। इट एग्जैक्टली मैचेस विद द ग्रेविटेशनल फोर्सेस। जैसे ग्रेविटेशन में भी देखा होगा, दो मासेस के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होता है, तो उन फोर्सेस को कौन सा फोर्सेस बोलते हैं? न्यूटोनियन फोर्सेस, है ना? उस तरह से इन फोर्सेस को कौन सी फोर्सेस बोलते हैं? कोलंबियन फोर्सेस। ये फोर्सेस की क्या प्रॉपर्टी है? दे हैव, फर्स्ट प्रॉपर्टी, दे हैव व्हाट? सेम मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट डायरेक्शन। मतलब क्या? मतलब ये कि F21 की मैग्नीट्यूड और F12 की मैग्नीट्यूड ये क्या होगी? इक्वल। और इनकी डायरेक्शन हमेशा क्या होगी? ऑपोजिट। ऑपोजिट डायरेक्शन कैसे दिखाते हैं? F21 इज नेगेटिव ऑफ F12। These two forces are always in opposite direction and have equal magnitude, याद रखना हमेशा, है ना? अच्छा, whenever two forces are having equal magnitude and opposite direction, and if it acts between two pairs of body, यू मस्ट बी नोइंग इट, कि इन्हीं को क्या कहा जाता है? न्यूटन के थर्ड लॉ में क्या कहते हैं बेटा इसको? एक्शन रिएक्शन पेयर्स। याद रखना, द कोलंबियन फोर्सेस ऑलवेज फॉर्म एक्शन रिएक्शन पेयर। याद रखना, ये प्रॉपर्टी ही एक तरह से लिख सकते हैं इसको, इट फॉर्म एक्शन रिएक्शन पेयर्स, है ना? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्शन रिएक्शन पेयर? दैट in a system of two bodies, the forces acting on the two bodies must be equal and opposite in magnitude and direction, है ना? Equal in magnitude and opposite in direction. So these Coulombian forces are forming action reaction pairs, ठीक? अच्छा, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है बेटा? वेरी इजी प्रॉपर्टी, दैट इज, कोई तुमसे पूछेगा एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस, मतलब इसका क्या है? जैसे समझो, कोई कहे, समझना है इसको, व्हाट इज द मीनिंग। कहा जाता है कि जो कोलंबियन फोर्सेस है ना, ये हमेशा किधर एक्ट करती है? अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस। क्या मतलब इसका? देखो, इसका मतलब ये, जैसे जैसे मैं कहूं, देखो, जैसे मान लो ये Q1 चार्ज है, ये मान लो Q2 चार्ज है, और क्या करो, एक लाइन बनाओ। ये देखो तो कौन सा लाइन है? लाइन जॉइनिंग दी टू चार्जेस। अब मैंने पहली प्रॉपर्टी देख ली और दौड़ के मैं बोला, अच्छा आपने बोला सर फोर्स, द दीज फोर्सेस कोलंबियन फोर्सेस आर हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड ऑन अपोजिट डायरेक्शन। तो किसी बच्चे ने बना दिया ये लो, किसने बना दिया ये? इधर और इधर, और इस पे F लिख दिया इधर, और इस पे F लिख दिया इधर। क्या ये दोनों फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन में है? हाँ है। क्या ये इक्वल मैग्नीट्यूड है? हाँ है। तो क्या ये कोलंबियन फोर्स है? ये फोर्सेस क्या इक्वल मैग्नीट्यूड है? हाँ है। क्या ये ऑपोजिट डायरेक्शन है? हाँ है। तो क्या ये कोलंबियन फोर्स है? नहीं, ये कोलंबियन फोर्स नहीं है। प्रॉपर्टी क्या है? दीज टू फोर्सेस मस्ट ऑलवेज एक्ट अलोंग दी लाइन ज्वाइनिंग दी टू चार्जेस। और कौन सी लाइन है बेटा? यही तो लाइन है, देखो, अलोंग दी लाइन ज्वाइनिंग दी टू चार्जेस। ये कौन सा लाइन है बेटा? देख, दिस लाइन इज, दिस लाइन इज कॉल्ड, दिस लाइन इज लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस। इस लाइन के अकॉर्ड तरफ ही लगेगा, मतलब ये कोलंबियन फोर्स नहीं है, ये कोलंबियन फोर्स नहीं है, कोलंबियन फोर्स एस, है ना? हाँ, अलोंग द लाइन है, ये वाली होगी, उस लाइन पे आना चाहिए बेटा, नहीं तो वो गलत है। ये
सेम डायरेक्शन में कभी नहीं होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। सेम डायरेक्शन में हो ही नहीं सकता, ये कोलंबियन फोर्स की प्रॉपर्टी है। सेम डायरेक्शन में कैसे हो सकता है, नॉट पॉसिबल, है ना। तो अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा होगा। क्या ये कोलंबियन फोर्स है, नहीं, ये कोलंबियन फोर्स है। देखो, इट शुड एक्ट अलोंग द लाइन जॉइनिंग दी टू चार्जेस, दैट्स मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। अब कहते हैं कि सर ये फोर्स है, अच्छा हमने सर 11th में पढ़ा था कि फोर्सेस दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव। तो क्या ये फोर्स कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव है, दीज फोर्सेस आर कंजर्वेटिव फोर्सेस, रिमेंबर, these forces are conservative forces, and if you don't know the meaning of conservative forces, don't worry, ये conservative forces की complete PhD हम लोग करेंगे। potential energy of इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में हम लोग बात करेंगे। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, कंजर्वेटिव फोर्सेस वो फोर्सेस होते हैं whose work done is independent of the path taken, और the work done in the closed path for a conservative force is always जीरो। जिसको आता है वो ठीक है, जिसको नहीं आता वो डरे नहीं, इसकी पूरी डिटेलिंग हम लोग करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में। तो हमने क्या देखा कि ये कंजर्वेटिव फोर्स है, मतलब सॉरी, तो देखो ये कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब होता है द वर्क डन इन अ क्लोज्ड पाथ बाय द कंजर्वेटिव फोर्स इज ऑलवेज जीरो, ठीक है ना, कंजर्वेटिव फोर्स होती है। सो दीज आर दी प्रॉपर्टीज ऑफ कोलंबियन फोर्सेस। अब इसमें क्या होता है, इसमें और भी चीजें होती हैं, इसमें और भी चीजें क्या होती हैं। अब आपने बोला सर इसकी मैग्नीट्यूड मुझे पता चल गया कि ऑपोजिट सेम मैग्नीट्यूड है, ऑपोजिट डायरेक्शन है, लाइन जॉइनिंग दी टू चार्जेस है, कंजर्वेटिव है, एक्शन रिएक्शन पेयर है, बट है कितना, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स, तो उसको देखते हैं ये मैग्नीट्यूड होती कितनी है। लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स, एंड दैट इज वेरी इजी, बहुत एक डायरेक्ट फॉर्मूला है ये, कौन, इसी को बोलते हैं कूलम्स लॉ का फोर्स। ठीक, अब ध्यान से देखो, तो ये डायग्राम बहुत ही क्लियर है। Q1 is applying force on Q2 in the rightward direction F21, and Q2 is applying force on Q1 in the left direction, that is F12, और इन दोनों की मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल, बट है कितनी, ये होती है K Q1 Q2 by R square, where R is the distance between the two charges, where Q1 and Q2 are the magnitudes of the two charges। बट इसमें एक मिस्टीरियस चीज है, वो क्या है, K है। इस K के बारे में एक अच्छी खासी स्टडी की जाती है। अभी फिलहाल के लिए आप इसको एज अ कांस्टेंट ही डील करें, इसको हम लोग बाद में समझेंगे इन डिटेल व्हाट इज दिस K एक्चुअली, है ना। इसका वैल्यू याद रख लें बस फिलहाल के लिए, आई टेल इन डिटेल इसकी बातें करेंगे। तो देखो ये K का वैल्यू होता है 1/4 पाई, इसको बोलते हैं एप्सिलन नॉट, इसको पढ़ते हैं ऐसे, एप्सिलॉन नॉट, नॉट मतलब नीचे गांठ दिया हुआ है ना, इसको नॉट, NOT, ठीक है ना, एप्सिलन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज K, एंड द वैल्यू इज 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। सर डायमेंशन कैसे लिखा आपने, देखो K की डायमेंशन क्या है, FR² / Q1 Q2, दैट मीन्स न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम स्क्वायर। सो K की वैल्यू है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अच्छा, इसी तरीके से एप्सिलम नॉट को उधर ले जाओ और K को इधर ले जाओ, तो एप्सिलम नॉट की वैल्यू भी पता होनी चाहिए, इसको बोलते हैं 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर, और एप्सिलम नॉट को बोलते हैं परमिटिविटी। डरना मत, ये वर्ड को ज्यादा टेंशन मत लेना, ये अलग से हम लोग डील करेंगे इसको, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस ऑब्लिक वैक्यूम। ठीक, तो ये चीज है कोलंबियन फोर्स की मैग्नीट्यूड। अब ये मैग्नीट्यूड को आप अगर देख रहे होंगे तो थोड़ा बहुत आपको ये कुछ देखा देखा सा लगता होगा, कहां से मैच करता है ये देखो, ग्रेविटेशन फोर्स G(m1 m2) बाई, ये देखा आपने कभी, G(m1 m2) बाई R², m1 m2 की जगह क्या आ गया, Q1 Q2, R तो R है ही वहां पे, K की जगह क्या हो गया, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट वहां होता है, जिसकी वैल्यू 6.67 × 10⁻11 होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। तो थोड़ा थोड़ा मैचिंग मैचिंग सा लग रहा है, और दोनों कोलंबियन फोर्स हो चाहे न्यूटोनियन फोर्स हो, ये दोनों की प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट इक्वल होती है, बट एक ही डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है कि पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज दोनों अवेलेबल है, बट मास में अभी तक नेगेटिव मास नहीं मिला है ना, ओनली पॉजिटिव मास मिला है। ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर, वेयरएज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैन बी बोथ अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव, है ना। बट मैग्नीट्यूड में अगर देखा जाए तो दोनों का मैग्नीट्यूड लगभग एक जैसा ही दिखता है।
ठीक है, सो दिस वाज ऑल विच आई वाज ट्राइंग टू टेल यू। कूलम्स के बारे में मैंने समझा। अब इसके बाद हम लोग करेंगे कूलम्स फोर्स पे फ्यू प्रॉब्लम्स, देन विल सी हाउ टू राइट द वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, है ना, और बहुत सारी चीजें इसमें हैं। तो एक बार मैं तुम्हें ये भी बता देता हूं कि अभी हम लोग फ्यूचर में करने क्या वाले हैं। एक मैं ओवरव्यू दे देता हूं, मैं भूल गया आपको ओवरव्यू देना, मैं एक बार ओवरव्यू दे देता हूं। देखो हमारे पास करना क्या है, आप इस टेबल को भी ध्यान से देख सकते हैं। अभी ध्यान से देखेंगे तो आप टेक्निकली कौन से चैप्टर को पढ़ रहे हैं। अभी आप टेक्निकली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1 को पढ़ रहे हैं। याद रखना, मैंने बोला था ना, द चार्जेस आर एट रेस्ट। द चार्जेस आर एट रेस्ट मींस द चार्जेस आर एट रेस्ट मींस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी दो पार्ट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1 और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2। आपने कौन सा स्टार्ट किया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1। और सबसे पहले आप देख लें इसका क्या क्या आपको पढ़ना है। अभी मैंने किस पे बातें कर ली बेटा, कूलम्स प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस पे बातें की। आगे किस पे बातें करनी है, कूलम्स लॉ पे भी बातें की, अभी खत्म नहीं हुआ है। आगे क्या क्या बातें करनी है आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड पे करना है, पोटेंशियल एनर्जी पे करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे करना है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, डाइपोल पे, टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल। ये सब आपस एक एक चीज एक एक चैप्टर जैसा है, समझ लो, है ना। डाइपोल एक अपने आप में चैप्टर है, समझ लो। एवरी टॉपिक ऑफ दिस बिहेव्स लाइक अ चैप्टर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले और आप देख लेंगे इसी ऑर्डर में सब कुछ चलेगा, है ना। फोर्स में बहुत कुछ आने वाला, भी बात खत्म नहीं हुआ। यहां से फोर्स आएगा, फोर्स में देखेंगे स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, फिर वहां एसएचएम आएगा, फिर टाइम पीरियड निकालेंगे, फिर ग्राफ बनाएंगे, बहुत सारी चीजें हैं। डाइपोल में भी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो अभी मैं ज्यादा बकवास करने की बजाय इस बात को एंड करना चाहूंगा। आप इस टेबल को देख ले। दैट वाज ऑल, नाइस मीटिंग यू ऑल, ठीक है, टेक केयर, बाय एंड जय हिंद।